नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा आपके समक्ष नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के काल और उसके भेद सीखे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। हमारा आज का विषय है विराम चिन्ह। इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह और उसके भेद। विषय आरंभ करने से पूर्व हम इन वाक्यों पर दृष्टि डालेंगे। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो और दूसरा वाक्य है रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोनों वाक्यों में रुकने के लिए अलग अलग स्थान पर एक ही चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य में रोकने के लिए मना किया जा रहा है, अर्थात जो व्यक्ति जा रहा है उसे रोकने की आवश्यकता नहीं। वहीं दूसरे वाक्य में जाने वाले को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात व्यक्ति को रोकने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक ही वाक्य में चिन्ह अलग अलग स्थान पर लगा देने से किस प्रकार वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। इन वाक्यों में भी अर्थ परिवर्तन दिखाई देता है। पहले वाक्य में रुकने का आग्रह किया जा रहा है, वहीं दूसरे वाक्य में रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि जाने का आदेश दिया जा रहा है। चलो दोस्तों, अब हम विराम चिन्ह का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा। विराम का अर्थ होता है ठहराव अथवा विश्राम। जिस प्रकार हमें अपने दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के कामों के बाद एक आराम की या ठहराव की ज़रूरत होती है, विश्राम की ज़रूरत होती है, ताकि फिर से स्फूर्ति लेके आ सके, फिर से ऊर्जा उत्पन्न कर सके और अपने बाकी कार्य को निरंतर रूप से कर सके। वैसे ही व्याकरण में, यानी हिंदी व्याकरण में भी बातचीत करते समय, वार्तालाप करते समय, व्याख्यान देते समय, कहानी सुनाते समय हमें विराम की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं परिभाषा। भाषा द्वारा जब हम अपने विचारों अथवा भावों को प्रकट करते हैं, तब कोई विचार अथवा अंश को व्यक्त करने के उपरांत हम थोड़ा रुकते हैं। इसी ठहराव अथवा रुकने को ही विश्राम या विराम कहा जाता है। लेकिन जब उन्हीं विचारों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, तब उस ठहराव के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। अब बात करते हैं विराम चिन्ह के भेद की। विराम चिन्ह के प्रकार। यहाँ तालिका में विराम चिन्ह और उसके नाम दिए गए हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा उप विराम, पांचवा योजक चिन्ह, छठा प्रश्नवाचक चिन्ह, सातवां लाघव चिन्ह, आठवां विवरण चिन्ह, नौवां विस्मय सूचक चिन्ह, 10वां त्रुटि पूरक चिन्ह या हंसपद या विस्मरण चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह को हम 3 नामों से पुकारते हैं। 11वां उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को हम 2 हिस्सों में रखते हैं, पहला इकहरा और दूसरा दोहरा। 12वां कोष्ठक चिन्ह, 13वां निर्देशक चिन्ह, 14वां दीर्घ उच्चारण चिन्ह, 15वां पुनरुक्ति चिन्ह, 16वां पदलोप चिन्ह, 17वां समाप्ति सूचक और 18वां अपूर्ण सूचक चिन्ह। यहाँ पर हम लोगों ने विराम चिन्ह के नामों को देखा। दोस्तों, इस तालिका में विराम चिन्ह के नाम के साथ उसके चिन्ह भी दिखाए गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ 18 विराम चिन्हों के नाम और उनके चिन्हों को देखा। अब हम आगे बात करते हैं उसकी परिभाषा और प्रयोग की, कि आखिर इन विराम चिन्हों को किस प्रकार इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के उदाहरण। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्ण विराम। यहाँ ब्रैकेट में पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है, जो कि खड़ी पाई के स्वरूप में है। अब इसकी बात करते हैं परिभाषा की। बात के पूरे होने पर अथवा वाक्य की समाप्ति पर
पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पे बात कंप्लीट हो चुकी है, पूरी कही जा चुकी है, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए हैं, पूर्ण विराम। दूसरा, भारत एक महान देश है, पूर्ण विराम। मानो फूट फूट कर रो रही थी, पूर्ण विराम। इन तीनों वाक्यों में हमने देखा कि जो कार्य है और जो कर्ता है, यानी कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कंप्लीट हो गया, या बात जो कही जा रही है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसलिए तीनों वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा, अल्प विराम। यहाँ ब्रैकेट में, कोष्टक में हम लोगों ने अल्प विराम का चिन्ह दिया है। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। स्वयं इस वाक्य में भी हम लोगों ने अल्प विराम का प्रयोग किया है। पहली बात कहने के बाद दूसरी बात के लिए जो बीच में हम लोग समय लेते हैं उसको ही अल्प विराम कहते हैं। जैसे, माँ आज छुट्टी है। मीनू के हाथों में लाल, नीले, पीले और हरे गुब्बारे हैं। जब एक से ज़्यादा वस्तुएं होती हैं और उसको हम लोग लगातार बताते हैं तो लिखते समय उन सारी वस्तुओं को या उन सारे रंगों को या उन सारे व्यक्तियों के नाम के बाद हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वहाँ संबोधित करते समय, जैसे आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, पूजनीय दादाजी, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र आदि के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर जब कोई बात कही जाती है, जैसे पिताजी ने कहा, कॉमा, यानी अल्प विराम, और उसके बाद दूसरी बात कही जा रही है, कल वे शहर जाएंगे। तो यहाँ पर पिताजी ने कहा, पॉज लिया, थोड़ा सा रुके और उसके बाद कल वो या वे शहर जाएंगे और अपनी बात को पूरा किया। तीसरा, अर्धविराम। यहाँ भी कोष्टक में आपको अर्धविराम का चिन्ह दिया है, ऊपर बिंदी और नीचे अल्प विराम का। तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम से कम, यानी यहाँ पे जो समय का प्रयोग किया जाता है, कितना समय रुकना होता है, पॉज कितनी देर के लिए लेना होता है, तो यहाँ बात कही गई है कि पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक। यानी ये वो कंडीशन है जहाँ पे पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच की अवस्था को बताया जा रहा है कि जहाँ पे पूर्ण विराम से तो कम रुकना होता है और अल्प विराम से अधिक रुकने वाली अवस्था होती है, तो उसे हम लोग अर्धविराम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उसने पैसे मांगे, मैंने नहीं। वर्षा नहीं हुई, सारी फसल नष्ट हो गई। तो अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। परोपकारी इंसान मरता नहीं, अमर हो जाता है। यहाँ एक विशेष बात दी गई है, किसी वाक्य के बाद उदाहरण के लिए जैसे लिखने से पूर्व अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मान लो हम किसी चीज़ का उदाहरण देना चाहते हैं, तो उदाहरण के लिए जब हम लोग कहते हैं कि अव्यय के 4 भेद हैं, तो यहाँ पर जब अव्यय के 4 भेद बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने अर्धविराम लगाकर जैसे शब्द लिखा है। तो अर्धविराम का प्रयोग करने के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय के संवाद पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला विराम चिन्ह है उपविराम। कोष्टक में इसका चिन्ह दिया गया है और चिन्ह है 2 बिंदियाँ। इस विराम चिन्ह को हम इंग्लिश में कॉलन भी कहते हैं। इस विराम चिन्ह को ऐसे पद या आकलन में प्रयोग किया जाता है जहाँ पद के पूर्व लिखे शब्द को पूर्णता प्रदान करने के लिए या पूर्णता प्रदान करता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जहाँ पर एक बात कंप्लीट हो रही है या एक शब्द अपना अर्थ पूरी तरह से दे रहा है, वहाँ पे इस उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उपविराम चिन्ह का प्रयोग निबंध तथा अनुच्छेद के शीर्षक आदि में किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, जीवन एक संघर्ष, वर्तमान नारी अबला अथवा सबला, कंप्यूटर वरदान और अभिशाप। तीनों विषयों में हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो शब्द है वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो पूरा है, कंप्लीट है, और उस विषय पर, उस शब्द के ऊपर हम लोग आगे की बात कह रहे हैं, यानी वो कैसा है। ठीक, तो उपविराम का प्रयोग किया गया है इन तीनों शीर्षक में। अगला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। ब्रैकेट में हम लोगों ने इसके चिन्ह को दिया है हाइफन जैसा। 2 शब्दों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। द्वंद्व समास शब्दों में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे खेलना कूदना,
धीरे धीरे पढ़ना लिखना माता पिता। यहाँ हम लोगों ने देखा इन सभी शब्दों के बीच में हाइफन लगा हुआ है, यानी योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस आधार पे हम लोग पहचान लेते हैं कि जब दो शब्द एक आपस में टकराते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, एक साथ आते हैं, तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छठा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि प्रश्न पूछना या प्रश्न की बात करना, तो उस प्रश्न वाली जब बातें की जाती हैं तो उस बात को पूरा होने के बाद वहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का या प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों अथवा वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट बताया गया है कि या तो प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितने, ऐसे शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अब वाक्य वाली बात करें तो वाक्य यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, लेखक के घर बिल्ली क्यों लाई गई। अब प्रश्न किया जा रहा है कि अगर लेखक के घर बिल्ली आई थी या लाई गई थी, आखिर क्यों लाई गई थी। अमरू बोरी में क्या लिए जा रहा था, बोरी में अमरू ने क्या ले रखा था। अब ऐसा पूछा जा रहा है, ये भी प्रश्न है। कबीरदास की भाषा कैसी कही गई है, यानी जो कबीर जी की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी, आखिर क्या था उस भाषा में। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो इस आधार पर हम लोग बोलते हैं कि ये प्रश्न सूचक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। सातवां लाघव चिन्ह, और यहाँ कोष्ठक में हम लोगों ने लाघव चिन्ह को भी दर्शाया है या दिखाया है। जहाँ शब्द को संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखा जाता है वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए डॉक्टर को पूरा ना लिखकर हम लोग सिर्फ डॉ और उसके साइड में यानी एक तरफ हम लोग लाघव चिन्ह लगा देते हैं, जिससे समझ में आता है कि ये डॉ जो है डॉक्टर संबोधित कर रहा है। इसी प्रकार पंडित शब्द में भी हम प के ऊपर अनुसार लगाते हैं और दूसरी तरफ लाघव चिन्ह लगा देते हैं, और पूरी तरह से यह स्पष्ट होता है कि वो पंडित शब्द को ही दर्शा रहा है। तीसरा, MA मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। अगर हम लोग देखें, M लाघव चिन्ह, A और उसके बाद लाघव चिन्ह, तो दोस्तों आपको मास्टर्स ऑफ आर्ट्स ना बोलकर अगर आप MA भी कहते हैं तो ये खुद ब खुद समझ में आता है कि ये क्या संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट है म के बाद हम लोगों ने लाघव चिन्ह लगा दिया है, जो कि दर्शाता है कि महात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है माँ के बाद हम लोगों ने डॉट लगाया, यानी डॉट मतलब लाघव चिन्ह लगा दिया है, जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह माननीय शब्द को दर्शा रहा है। किसी व्यक्ति के नाम के आगे जब हम लोग माननीय लिखते हैं तो पूरा माननीय लिखने की बजाय हम लोग सिर्फ माँ और लाघव चिन्ह लगा देते हैं, जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि ये माननीय पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आठवां विवरण चिन्ह। कोष्ठक में हम लोगों ने दिया उपविराम और उसके बाद हाइफन, यानी उपविराम और हाइफन को मिलाने के बाद विवरण चिन्ह बनता है। देखते हैं आगे, जहाँ वाक्यांशों के विषय हेतु निर्देश या सूचना देनी हो वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी चीज़ के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, विवरण देना है, तो वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, पहला सामान्य, दूसरा अपूर्ण और तीसरा पूर्ण। यानी वर्तमान काल के बारे में यहाँ पे विवरण दिया जा रहा है कि उसके कितने भेद होते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। फलों के निम्न फायदे हैं, यहाँ पे फलों के फायदे बताए जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा, वचन के 2 भेद होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन के बारे में बात की जाने वाली है, इसलिए यहाँ पर विवरण दिया जाने वाला है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्ठक में दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हमें लगता है कि बड़े दुख वाली बात की जा रही है, आश्चर्य वाली बात की जा रही है, घृणा वाली बात की जा रही है, बड़े आनंद वाली बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम लोग विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, उफ कितनी गर्मी है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, छी कितनी गंदगी है, काश मेरा बेटा सैनिक होता। यानी इन चारों वाक्यों में अलग अलग तरीके से अपने भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। जहाँ पर भावनाएं व्यक्त हो रही है वहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अब बात आती है त्रुटि चिन्ह की। यहाँ ब्रैकेट में त्रुटि चिन्ह दिया गया है, उल्टा वी जैसा रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग किसी शब्द को या किसी वाक्यांश को लिखते समय भूल जाते हैं, गलती से छूट जाता है, और इसे हम लोग हंस पद भी कहते हैं। तो हंस पद या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग वाक्य में शब्द या शब्दांश के छूट जाने पर किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, हम हिंदी में करेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द छूट गया है जिसको हम लोगों ने त्रुटि चिन्ह से ऊपर बताया है, बातचीत। हम हिंदी में बातचीत करेंगे। दूसरा डैश, यानी जहाँ पर हमसे गलती से शब्द छूट गया है, का प्रवेश द्वार यही है। किसका प्रवेश द्वार यही है, नहीं पता। तो जो शब्द छूट गया है उसके लिए हम लोगों ने त्रुटि चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया है। तो अब जब हम इस वाक्य को फिर से रीड करेंगे या पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार पढ़ा जाएगा, स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना। अब बात करते हैं उदाहरण चिन्ह की। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, पहला इकहरा और दूसरा दोहरा। पहले इकहरा उदाहरण चिन्ह को समझते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड भी कहते हैं। किसी विशेष नाम, उपनाम, शीर्षक आदि के लिए इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निराला भाई संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा है। तो यहाँ जो निराला भाई संस्मरण है उसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। तो लेखिका के नाम को हम लोगों ने इकहरा चिन्ह के अंतर्गत लिखा है, और निराला भाई जो संस्मरण है एक कहानी की तरह है, तो उसको भी हम लोगों ने इकहरा अवतरण चिन्ह के अंदर लिखा है। दूसरा दोहरा। दोहरा मतलब होता है डबल इन्वर्टेड। डबल इन्वर्टेड का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जिसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता, एक अक्षर तक का भी परिवर्तन नहीं किया जाता। वहाँ पर हम लोग दोहरा अवतरण चिन्ह का या दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ने कहा, कॉमा यानी अल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह, हमें ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, पूर्ण विराम, और दोहरा अवतरण चिन्ह को फिर से लगाना है। इस तरह से हम लोग जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, थोड़ा भी फेरबदल नहीं करते, तो वहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कोष्ठक की। कोष्ठक चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोष्ठक, फिर दूसरा वर्ग कोष्ठक, और तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग समानार्थी शब्द को लिखने तथा नाटक आदि में सूत्रधार के संवाद और निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे पहले इसकी जी भरकर मरम्मत होगी, यानी यहाँ जो जी भरकर मरम्मत की जाएगी, मरम्मत शब्द जो है वो शारीरिक दंड के लिए प्रयोग किया गया है। मरम्मत का मतलब सुधार भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मरम्मत शब्द का प्रयोग किया गया है वो शारीरिक दंड के लिए किया गया है। इसके लिए यहाँ पर मरम्मत का समानार्थी शब्द कोष्ठक में दे दिया गया है। अगला उदाहरण, मीना रुंद गले से बोली। रुंद का मतलब होता है रोते हुए स्वर में। तो यहाँ पे मीना जो अपनी बात को कह रही है वो रोते हुए गले से कह रही है, रुंद गले से कह रही है। जो हुआ वह किसी भयानक सपने से कम न था। तो यहाँ पर कोष्ठक में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। बताया गया है कि किस तरह से बात को स्पष्ट करने के लिए इन कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं निर्देशक चिन्ह की। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विशेष बात का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। संवाद, वार्तालाप, व्याख्या देते समय, उदाहरण देने हेतु आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधिका जवाब देती है, नहीं कृष्ण। दूसरा, कश्मीर भारत का स्वर्ग है। तीसरा, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। चौथा, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। यानी यहाँ हम चारों वाक्यों में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ निर्देश दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। जैसे राधिका जवाब देती है कृष्ण के लिए, नहीं कृष्ण। कश्मीर को बताया जा रहा है कि वह भारत का स्वर्ग है। तीसरे वाक्य में पहाड़ जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चौथा वाक्य जय जवान जय किसान, यह किसने कहा है? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसके लिए बीच में हम लोगों ने निर्देश चिन्ह का या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह की। शायद ये आपने पहली बार सुना हो कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी होता है। जी दोस्तों, दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी के एस शब्द से या लेटर से संबोधित करते हैं। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में
अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम लोग काव्य पंक्ति लिखते हैं वहाँ पे लघु और दीर्घ के अनुसार मात्राएं गिनी जाती हैं। जहाँ पर दीर्घ उच्चारण यानी जहाँ एस जैसा लिखा होता है वहाँ पर मात्राओं को 2 माना जाता है, और जहाँ पे खड़ी पाई के रूप में लिखा जाता है वो 1 मात्रा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे भी दीर्घ उच्चारण चिन्ह के अंतर्गत लेते हैं। कविता की पंक्तियों की दीर्घ और लघु मात्राओं को गिनने के लिए हम दीर्घ तथा लघु उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अगला विराम चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक ही बात को बार बार लिखना होता है। जैसे गीत या कविता लिखते समय कई बार ऐसा होता है कि हमें पंक्तियों को फिर से लिखना होता है, लेकिन हम लोग फिर से ना लिखने की जगह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखी कोई संख्या, वाक्य, शब्द, अंश आदि को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे यह उदाहरण के तौर पे कुछ छात्र और उनके अंक बताए गए हैं। सोहन 50 अंक, रीता 50 अंक, मीनू को भी 20 अंक मिले हैं। तो इस 20 अंक को हम लोगों ने दोबारा से ना लिखे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। टीना 40 अंक। इस तरह से हम लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला विराम चिन्ह है पदलोप। पदलोप विराम चिन्ह का अपना विशेष स्थान है। आज का जो साहित्य सृजन किया जा रहा है उस साहित्य में, उन कहानियों में, उस लेखन में, उन कविताओं में लेखक या कवि पदलोप चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी संकल्पना ऐसी होती है कि शायद पाठक पर खुद ही समझ जाएगा कि लेखक यहाँ पे क्या बात कहना चाह रहा है। चलो इसे भी देखते हैं। जब वाक्य अथवा परिच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखा जाता है तब पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे भाई, पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया गया। फिर मैं क्या गलत कह रहा हूँ, फिर से पदलोप का प्रयोग किया गया। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। एक ही वाक्य में यहाँ पर 2 बार पदलोप का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं जीवन किस तरह जिया जाए, अपने लिए या। अब यहाँ पर खुद ही समझ लेगा पाठक कि किसके लिए कहा जा रहा है, स्वयं के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि यहाँ जो पदलोप छोड़ा गया है, पदलोप का प्रयोग किया गया है, कि पाठक उसे किस तरह से आत्मसात करेगा। अब बात करते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह की। कोष्टक में दिया गया है कि 2 डैश है, उन दोनों के बीच में एक 0 दी गई है। तो ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह है। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी कविता, कहानी, पाठ आदि के लेखन की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। और यहाँ पंक्तियाँ ख़त्म होती हैं और उसके बाद हम लोगों ने समाप्ति सूचक का प्रयोग किया है। तो जहाँ पे कविता का अंश ख़त्म होता है या कविता ख़त्म होती है, कहानी ख़त्म होती है, वहाँ पर हम लोग इस सूचक का या इस समाप्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अपूर्ण सूचक। अपूर्ण सूचक चिन्ह में हम लोग 3 बार x लिखते हैं और ये दर्शाता है कि ये अपूर्ण है, यानी जो अंश है वो अधूरा है, उसे छोड़ दिया गया है। जैसे लेखन करते समय जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब अपूर्ण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने कबीर जी की पंक्तियाँ ली हैं। पहली पंक्ति में हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। यहाँ पे जैसी पंक्ति ख़त्म होती है उस पंक्ति के बाद हम लोगों ने अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। कबीर जी की अगली पंक्ति में देखते हैं। कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे ना होए। इस पंक्ति में भी अधूरापन है या इस बात को आगे नहीं कहा गया है। यहाँ पर भी हमने अपूर्ण सूचक का प्रयोग किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने विराम चिन्ह और उसके भेद कितनी आसानी से सीखे। तो देखा आपने विराम चिन्ह सीखना कितना आसान है। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।